Let's take you straight first to the Health Ministry PC, which is currently going on, and here we go live. Bhargav ji, my warm welcome to all. First, there will be a presentation by Rajesh Bhushan ji, followed by remarks by Dr. Balram Bhargav. Afterwards, Dr. Paul would sum up the things. Then we shall take a few questions. Thank you. Thank you. आज के इस प्रेजेंटेशन में हम आपको कोविड की स्थिति, वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन के बारे में बताएंगे। पिछले इंटरैक्शन में आप में से कुछ मित्रों ने ये सुझाव दिया था कि उन्हें मेडिकल ऑक्सीजन की स्थिति के बारे में भी बताया जाए, तो वो आज के प्रेजेंटेशन में हम आपसे साझा करेंगे। नॉट फंक्शनल। अच्छा, वहां से करना है, तो देन आई विल गो देयर एंड डू इट फ्रॉम देयर। Okay, so as you will see that the daily cases still continue their decline. In the last 24 hours, 30,570 cases have been reported, and almost 68% of the total cases reported nationally are from one state, that is Kerala. If we look at active cases and recoveries, you will see that the active cases have now come down to below 3,50,000. They are now 3,42,000 active cases in the country. और cumulative recovery rate को अगर हम देखें तो वो 97% है। अगर देखें कि किन राज्यों में ज़्यादा एक्टिव केस हैं, तो हम पाएंगे कि 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस में केवल केरला है, जहां 1,99,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, और 5 राज्य ऐसे हैं जहां की 10,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। मिजोरम में 13,000 से कुछ अधिक, आंध्र प्रदेश में 14,000 से कुछ अधिक, कर्नाटक में 15,700 से कुछ अधिक, तमिलनाडु में 16,500 और महाराष्ट्र में 53,000 केसेस एक्टिव केसेस हैं। ये वो केसेस हैं जो या तो अस्पताल में हैं या होम आइसोलेशन में हैं। ओवरऑल जो पॉजिटिविटी है वो लगातार डिक्लाइन कर रही है, और जो वीकली पॉजिटिविटी है, साप्ताहिक पॉजिटिविटी, वो पिछले 11 सप्ताहों से लगातार 3% से नीचे बनी हुई है। कुल 34 जिले देश में ऐसे हैं जहां 10% से अधिक साप्ताहिक पॉजिटिविटी है, और 32 जिले ऐसे हैं जहां 5% से अधिक पॉजिटिविटी है लेकिन 10% से कम है। तो आप ये पाएंगे कि 64 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री आर स्टिल रिपोर्टिंग a positivity that is more than 5%. So therefore for us and for the states where these districts are located, they are the districts of concern, and they are the areas where COVID appropriate behavior, vaccination and surveillance and testing parameters must be monitored on a very strict and effective basis. हमने पिछली बार आपसे ये आश्वासन दिया था और ये कमिटमेंट किया था कि हम मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में आपको बताएंगे। मेडिकल ऑक्सीजन के अनेक पहलू हैं। आज हम केवल एक पहलू के बारे में आपसे जानकारी साझा कर रहे हैं, जो कि पीएसए प्लांट्स के बारे में है। प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट इनको कहते हैं। ये वातावरण से हवा को कैप्चर करते हैं और उस हवा को कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में, और फिर वो ऑक्सीजन अस्पतालों के एमजीपीएस मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम
में दी जाती है और मरीजों के बेड तक पहुंचती है। तो पीएसए प्लांट्स इस समय देश में 3631 प्रारंभ किए गए हैं। मैं आपको बताऊंगा इनमें से कितने पूरे हुए आगे। और ये 3631 प्लांट जब कमीशन हो जाएंगे सबके सब, तो ये 4500 मेट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की उपलब्धता, मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता करा पाएंगे। इसमें केंद्रीय रिसोर्सेज से, फ्रॉम सेंट्रल रिसोर्सेज, 1491 प्लांट्स आर बीइंग कमीशन्ड। केंद्रीय संसाधनों से 1491 प्लांट, जिनसे 2200 मेट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होगी। और राज्यों और अन्य संसाधनों से, जब हम अन्य संसाधन कहते हैं तो हमारा जो इशारा है वो राज्य सरकार के अलावा जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बन रहे हैं, अर्बन लोकल बॉडीज की राशि से बन रहे हैं, एमएलए और एमपी फंड की राशि से बन रहे हैं, उन सब प्लांट्स की ओर है। तो जो राज्य और अन्य संसाधनों से बन रहे हैं वो 2140 प्लांट हैं, जिनके पूरा होने पर 2289 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाएगी। अगर अभी देखें कमिश्निंग की स्थिति, तो देश में 1595 प्लांट कमीशन हो गए हैं, जिनसे 2088 मेट्रिक टन ऑक्सीजन अस्पतालों में मरीजों को अपने बिस्तर पर मिल रही है। अब इस 1595 का जो ब्रेकअप है, 1595, there are 731 PSA plants which have been commissioned using the central resources and 862 plants which have been commissioned using the states and other resources. तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। अगली बार जब हम आपसे बात करेंगे तो हम आपको लिक्विड मेडिकल टैंक्स और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक्स में अस्पताल ऑक्सीजन को बफर स्टॉक के रूप में रखते हैं और टैंकर से उसका परिवहन होता है। तो उसमें क्या प्रगति हुई है वो हम आपसे साझा करेंगे। अब वैक्सीनेशन की बात करते हैं। देश में आज सुबह तक 57.86 करोड़ पहली डोजेस दी गई थी और 18.70 करोड़ सेकेंड डोज दी गई थी। और अगर हम देखें हेल्थ केयर वर्कर्स का, तो 99% हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली डोज मिल चुकी है, 82% को दूसरी डोज भी मिल चुकी है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में 100% लोगों को पहली डोज मिल चुकी है, 78% को दूसरी डोज मिल चुकी है। और 18 बरस से ऊपर की आबादी देखें तो अब हमने 62% लोगों को देश में एक टीका दे दिया है। 62% ऑफ ऑल एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री हैज रिसीव्ड एट लीस्ट वन शॉट and 20%, this is also a significant figure, 20% of the adult population of the country has been fully vaccinated. इस स्थिति में भी कुछ सुधार हुआ है। हम आपके साथ हमेशा ये साझा करते हैं कि कौन से राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं जिन्होंने की 100% पहली डोज दी है। अब इसमें जो नया जुड़ाव हुआ है वो चंडीगढ़ का है। तो लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां भी 99% है। सो दीज आर द 5 स्टेट्स एंड यूटीज which have covered 100% of their adult population with one dose. और अगर 85% से ऊपर पहला डोज का कवरेज देखें तो उसमें अंडमान और निकोबार, दादरा और नागर हवेली, लद्दाख, उत्तराखंड और केरला शामिल है। इस संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये 10 राज्य और यूटीज हैं जहां की पहली डोज 85% से लेकर 100% लोगों को लग गई है। एवरेज डेली वैक्सीनेशन रेट बढ़ रहा है। जनवरी में ये लगभग 2.5 लाख से कुछ कम हुआ करता था। अब हम प्रतिदिन 74 लाख से अधिक टीके लगाते हैं। ये सितंबर के पहले 15 दिनों का औसत है। सितंबर के पहले 15 दिनों में हमने 11 करोड़ से ज्यादा डोजेस दी हैं। ये लगभग दुगना है मई के मुकाबले। पूरे मई महीने में जितना हमने डोज दिया था
उसका लगभग दुगना हम अब तक दे चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ये जरूरी है कि आने वाले 3 महीनों में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि अनेक त्योहार हैं, इसलिए हमारा अनुरोध है कि सब लोग मास्क पहने और ढंग से पहने। मास्क कान से लटकाने के लिए नहीं है, नाक के नीचे रखने के लिए नहीं है, या अपने चिन पर लगाने के लिए नहीं है। मास्क इस ढंग से पहने कि आपका नाक और मुंह पूरी तरह से ढका रहे, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और अनावश्यक रूप से बाहर न जाएं और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। स्वयं भी भीड़ भाड़ का आयोजन न करें। बहुत धन्यवाद। Thank you. As we know that 64 districts are still more than 5% positivity. Now the state level control and state level preventive measures have been taken by various states, and we have seen some decreasing infections in states like Kerala. Other states are also in the path of averting future surge. However, we know that the festivals are in the anvil, and sudden increase in population density creates a very conducive environment for viral spread. We have to remember that. If there is sudden increase in population density anywhere, the virus finds it very useful to propagate very well. So the call of the hour, therefore, is only 4 things I will mention. One is vaccine acceptance. Number 2, maintenance of COVID-appropriate behavior. Number 3, responsible travel if necessary. And the last is responsible festivity. Thank you. Thank you very much. ओवरऑल सिचुएशन में स्टेबलाइजेशन हुआ है। केरल में भी नंबर ऑफ केसेस में गिरावट आई है। मिजोरम एक स्टेट ऑफ कंसर्न है। उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी सिचुएशन अब ठीक हो जाएगी और वहाँ टीकाकरण भी तेज गति से चले और पेंडेमिक रिस्पांस और कंटेनमेंट भी इफेक्टिव हो, ये हम अपेक्षा करते हैं। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एक्सेलरेशन आपके समक्ष है और उपलब्धता बढ़ते बढ़ते ये एक्सेलरेशन और आगे बढ़ेगा। लेकिन आने वाले 2.5-3 महीनों में हमें ये कॉशन रखना पड़ेगा कि कोई अपसर्ज नहीं आए। अपसर्ज अगर कहीं अर्ली दिखाई देती है तो वो दब जाए। जब कई लोग एस्टिमेट करते हैं कि वल्नरेबिलिटीज देश की कब बढ़ जाएगी, किन महीनों में बढ़ जाएगी, तो वो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में इशारा करते हैं। ये काफ़ी इंफॉर्मेशन इसकी पब्लिक डोमेन में भी है। तो जब सोचते हैं कि इस साल में अगर हमें फिक्र करनी है ज़्यादा, तो वो कौन से महीने होंगे, तो फिर अक्टूबर और नवंबर की बात करी जाती है। तो वही पीरियड वो भी है जबकि फेस्टिविटीज़ हैं, मौसम अच्छा होता है। वही पीरियड है जब नॉर्मल के सिचुएशन में फ्लू भी बढ़ता है। तो हम आने वाले इन महीनों में, आने वाले इन हफ्तों में, आने वाले इस क्वार्टर में सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पीरियड में हमें बहुत केयरफुल रहना है। और जो अभी गेन दिखाई दिया है, स्टेबलाइज हुई है, अब 30 पे नंबर हम देख रहे हैं, 26,000 भी हुआ, वो 45-42 वाली बात थोड़ी सी स्टेबल हो रही है। केरल में भी स्टेबलाइजेशन हुआ है, तो हमें अच्छा लग रहा है सबको। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में कि इस साल में इन महीनों में हमें और केयरफुल रहना है और कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेस्टिविटीज, फेस्टिवल्स हम हर बार ही आपके सामने कह रहे हैं। तो रिक्वेस्ट होगी कि एक तरफ अपना बिहेवियर कंप्लायंस विद कोविड अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस हो, भीड़ नहीं बनाएं, मास गैदरिंग नहीं करें,
बड़ी सेलिब्रेशंस नहीं करें, घर में सेलिब्रेशन करें। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट की तरफ से कि हर राज्य में, हर स्टेट में, हर म्यूनिसिपैलिटी में, हर जिले में तैयारी भी होनी चाहिए कि अगर केसेस बढ़ें तो हम उनको होम केयर कैसी अच्छी तरह से दे सकें। हम सीख गए हैं कि होम में जो रहते हैं उनको किस तरह से प्रोटोकॉल बेस्ड मैनेजमेंट की जाए, सपोर्ट किया जाए, मॉनिटर किया जाए, मोबिलाइज किया जाए। इसके साथ साथ अस्पतालों में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अस्पतालों की तैयारी, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो, ऑक्सीजन की बात आपने आज सुनी और ये परकोलेट हो रही है नीचे सारे देश में, तो उस तैयारी को भी आज हम एम्फेसाइज करना चाहेंगे। उस तैयारी में एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, उन सबका तो रोल है ही, और वो हम अपनी चैनल्स के द्वारा पूरे जोर शोर से उनकी तरफ, उनकी रिक्वेस्ट, उनकी हैंड होल्डिंग, उनकी गाइडेंस, रिसोर्स बिल्डिंग, रिसोर्स ट्रांसफर, वो सब हो रहा है। लेकिन समाज को भी उस तैयारी में योगदान जो देना है, अलर्ट रहना है और साथ जुड़ के ये काम करना है, इसको आज हम एम्फेसाइज करना चाहेंगे। लेट अस पुश द वैक्सीनेशन प्रोग्राम, दैट इज अवर रियल शील्ड गोइंग इनटू फ्यूचर। वी हैव डन वेल। Adult population 62% is now protected by single dose, 20% adult population, eligible population protected by 2 doses. This must accelerate. जिनको एक भी डोज नहीं मिली वो पहली डोज लें, जिनकी सेकेंड डोज ड्यू है वो सेकेंड डोज लें और आगे बढ़िए। इसके साथ साथ इस पीरियड में हमें लापरवाही नहीं करनी है और इसके साथ साथ हमें अपनी तैयारी in terms of medical preparedness, ambulance preparedness, home care preparedness, commodities की जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है, उस सबकी भी तैयारी हमें कुल मिला के हम सबको तैयार रखना है। धन्यवाद। Thank you, sir. Okay, number 10. So there's a study that's been published by the ICMR Regional Medical Center on reduction in antibodies after vaccination from both Covaxin and Covishield, which are the vaccines being used in India. So where does this lead to the question on booster doses? And the study says that perhaps Covaxin's antibodies reduces after 2 months and Covishield after 4 months. So what is your view on booster doses after this study? I'll take it. We need to remember one thing very clearly, that booster doses is not a central theme at the moment in the scientific discussion as well as in the public health. Getting a full vaccination of 2 doses remains the major priority. Antibody levels, several agencies have recommended that antibody levels should not be measured because you can have antibody, you can have cellular immunity, you can have antibody immunity, you can have mucosal immunity, and that persists. So therefore, these are piecemeal studies. Several of them are available from different parts of the world. But the important understanding is that full vaccination of both doses is absolutely essential, and there should be no breakage in that thinking. Number 16. So of these 75 crore doses that have been administered, what number has been administered in the private sector, and have they exhausted their quota? There is no earmarked quota for the private sector. There is an indicative percentage of what government would procure and what would be available for private sector to procure. This in effect means that if the private sector is unable to either procure or utilize the earmarked percentage, so whatever is the shortfall would also be procured by the government, because at the end of the day, whatever is produced in the country must be utilized. So that is as far as the second part of your question goes.
How much has been administered in private sector, how much has been administered in public sector, we will definitely share with you, and we will give you exact figures state-wise next time we interact with you. 56. सर, कोविड की तैयारियों का आपने जिक्र किया, इसके अलावा बुखार के प्रकोप में देश के बहुत ज्यादा हिस्से हैं, तो उसको लेकर क्या तैयारी है, जो एक अलग अलग देश के हिस्सों में जो बुखार का प्रकोप है और लोगों की जान जा रही है? ये हालांकि मुख्य मुद्दा इस वार्ता का कोविड और कोविड से संबंधित पब्लिक रिस्पांस था, लेकिन क्योंकि आपने ये प्रश्न किया है तो मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। पहला तथ्य तो ये कि जब भी बरसात रुकती है मॉनसून के मौसम में और पानी खड़ा हो जाता है, तो उस ठहरे हुए क्लियर वाटर में एडीज मच्छर पनपते हैं जो डेंगू के आउटब्रेक्स के लिए जवाबदेह होते हैं। हर साल हर राज्य में इस मौसम में सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई की जाती है, यानी ऐसी जगह जहां पानी जमा होता है उसको समाप्त करने की कार्रवाई की जाती है। भारत सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों को इस तरह के निर्देश दिए जाते हैं कि उन्हें क्या क्या कार्रवाई करनी है। साथ ही राज्यों में सेंटिनल साइट्स भी होती हैं जो अस्पतालों में होती हैं, जहां जब लोग डेंगू से पीड़ित होते हैं तो उनके सैंपल्स की जांच होती है और वो रिजल्ट्स नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में है उसके साथ शेयर किए जाते हैं और वही रिजल्ट्स एनसीडीसी के साथ शेयर किए जाते हैं। और साथ ही इसका जो ट्रीटमेंट है ये सिम्प्टोमिक ट्रीटमेंट होता है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जैसा आप जानते हैं, तो वो किया जाता है। जिन केसेस में मरीज का प्लेटलेट काउंट बहुत नीचे चला जाता है, 25,000 या 20,000 से नीचे, वहां प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की कार्रवाई भी की जाती है। इन सबके एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हैं, एसओपी हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जून और अगस्त माह में सभी राज्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। वर्तमान में जो डेंगू आउटब्रेक की समाचार प्राप्त हुए हैं वो दिल्ली से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से और गुजरात से और आसाम से भी प्राप्त हुए हैं। यूपी में भारत सरकार ने अपनी एक टीम भेजी थी, यूपी सरकार ने भी अपनी टीम भेजी है और सभी राज्यों में जो कार्रवाइयां मैंने आपको बताई उन पर काम चल रहा है। सर, वुड यू वांट टू ऐड समथिंग टू डेंगू आउटब्रेक्स? यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो परिवार का है, फैमिली का है, कि अपने आसपास पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए और इनके इस पीरियड में डेंगू के अलावा और भी फीवर हैं जो सीरियस फॉर्म ले सकते हैं, इंसेफेलाइटिस का फॉर्म ले सकते हैं, वो भी आते हैं, मलेरिया भी आता है। तो इस पीरियड में हम हमेशा ही इन बीमारियों से बचने के लिए पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। वो कार्यक्रम भी स्टेट्स में और भारत सरकार की मदद से उन कामों की तरफ भी नज़र है और पब्लिक अवेयरनेस आप भी मदद करिए इसमें क्रिएट करने की कि आसपास पानी फूलदान में कैसे खड़ा पानी, चाहे फ्रेश है चाहे खराब वाला है, खराब वाले में मलेरिया वाला पनपता है वेक्टर, तो इन सब से हमने बचना है और बहुत केयरफुल रहना है इस पीरियड में। ये इम्पोर्टेंट बात है। कोविड भी संभालना है और इन बीमारियों को भी बचाना है हमने अपने आप सबको। Number 70. There was a New York Times report recently on ICMR suppressing research for political reasons. Could I have Dr. Bhargav's comments on that? Can I first make a preliminary comment and then Dr. Bhargav can supplement me? You see, we greatly value journalistic and editorial freedom. At the same time, we must realize that all of us in the union government, that is Ministry of Health, ICMR, NITI, associated ministries in the government, as well as in the state governments,
are fully immersed in fighting a pandemic, and all our energies and time is devoted to that. We cannot afford to be diverted by things that can be addressed at a later date, which are not priority from the public health point of view. Thank you. I would just add that this is a provocative, attention-seeking article. This is published at a time when India is doing good. Our vaccination is excellent and it is diverting the attention. All the issues raised are dead ones, which probably do not merit any attention. We actually condemn this kind of a distorted reporting out of context. This is not desirable, and this should not happen, as Secretary Saab has said. 29. सर मैं रविकांत हूँ एबीपी न्यूज से। सर कल कोई वैक्सीनेशन को लेकर भी कोई अभियान चलने वाला है कि 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा? हम तो 16 जनवरी से अभियान चला रहे हैं देश में। आप सब अवगत हैं, आप उस अभियान का अंग हैं। इस देश की जो पूरी जनसंख्या है वो 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण अभियान का अभिन्न अंग है। उसी अभियान के तहत या तो आपने टीका लगवाया होगा या आपके जानने वालों ने वैक्सीनेटर के रूप में टीका दिया होगा, और जब तक हम पूरे देश की वयस्क जनसंख्या को टीका नहीं लगा देते हैं तब तक ये अभियान जारी रहेगा। 58. सर बच्चों की वैक्सीन को लेकर बताया जा रहा है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। बच्चों को जो लगने वाली वैक्सीन है, क्या उसमें भारत बायोटेक की भी वैक्सीन का कंसीडर हो रहा है या सिर्फ कैडला की वैक्सीन जो है सिर्फ उसी की बात चल रही है अभी? ये जो एक पॉसिबिलिटी आती है कि आने वाले किसी भी आउटब्रेक में बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाए, इसके ऊपर साइंटिफिक तरीके से, प्रोग्रामेटिक तरीके से, तैयारी के तरीके से पूरी तरह से सजग हैं, और फ्रॉम टाइम टू टाइम इंटरवीन करके हमने आपसे इंफॉर्मेशन भी शेयर की है। जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, उसका जवाब यही है कि जो भी वैक्सीन हमारे रेगुलेटर के द्वारा बच्चों में उपयोगी, इफेक्टिव और सेफ पाया जाएगा, सुरक्षित पाया जाएगा, वो जब भी बच्चों में वैक्सीन लगाने का फैसला होता है बेस्ड ऑन एविडेंस, डेटा, इंफॉर्मेशन, उस टाइम पे उसको अपनाया जाएगा। उस टाइम पे जो चॉइसेस अवेलेबल होंगी उनको एक्सरसाइज किया जाएगा। 55. सर देश भर में कितने पीएसए प्लांट लगाए जाने हैं और अब तक कितने लग चुके हैं? ऑक्सीजन के वो तो अभी आपको बताया। हमने आपको बताया कि भारत सरकार के संसाधनों से कितने लग रहे हैं, राज्य सरकार के संसाधनों से कितने लग रहे हैं, अन्य संसाधनों से कितने लग रहे हैं, उनमें से कितने पूर्ण हो गए हैं और कितने अभी अपूर्ण हैं, जो कि विभिन्न स्तर पर हैं पूर्णता के। तो ये जानकारी जैसे जैसे, क्योंकि इट्स अ डायनेमिक सिचुएशन, इट इज इवॉल्विंग, एवरी डे न्यू प्लांट्स आर गेटिंग कमीशन्ड, हम ये आपसे शेयर करते रहेंगे। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, जैसे कि हमने दर्शाया, 3631 पीएसए प्लांट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के और अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से आएंगे, और जो मैं ऐड करना चाहूँगा उसमें कि उनमें जो क्षमता होगी बनने के बाद में 4571 मेट्रिक टन पर डे की क्षमता होगी। तो हमारे जो ऑक्सीजन की मोबिलाइजेशन है, कैपेसिटी को बढ़ाने में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट भूमिका होगी, और इसमें से जैसा बताया गया है 1595 कमीशन हो गए हैं, और उसके द्वारा 2088 मेट्रिक टन, लगभग 2100 मेट्रिक टन की कैपेसिटी ऑलरेडी लोड हो गई है अपने देश में। 81. Sir, you have said that any death after 30 days of testing positive is a COVID death. How do we
implement it on ground? How will you implement it on ground? There are people who have died in home isolation, and also, sir, there are people who were comorbid, and there were instances where their deaths were not included in COVID deaths. How do we implement on ground? Any plans, sir? The death reporting is something that has always been guided by the joint guidelines issued by ICMR and the Union Ministry of Health and Family Welfare since last year and a half. तो जो आप उल्लेख कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो। पिछले 1.5 वर्षों से हम लगातार राज्यों को और संघ शासित क्षेत्रों को परामर्श देते रहे हैं कि कोविड की डेथ किस प्रकार से रिपोर्ट की जानी है। जो परामर्श हम देते हैं वो WHO के गाइडेंस और अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट अनुभवों पर आधारित होता है। अब आपके प्रश्न पर आता हूं, उसमें हमने ये बताया है 30 दिन की अवधि। Well, that was straight from the Health Ministry press briefing.